हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 5 के विवियस शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव को यानी कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट यानी कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग यानी चैप्टर 5 के जितने सारे वीवीएस शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है सभी को आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, काफी मजा आने वाला है। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर मेरा सारा क्लास अगर आप लोग कर लेंगे तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। पहले हम लोग यानी सब्जेक्टिव को कवर करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, तैयार हो जाइए 2023 के एग्जाम के लिए। आप अगर नए बच्चे हैं तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। सब्जेक्टिव का क्या है कि अकबर के यात्रा कर क्यों समाप्त किया था, यानी अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त किया था, दो कारण दीजिए। यानी अकबर जो अपना यात्रा जो कर जो मतलब समाप्त किया था वो क्यों समाप्त किया था। देखिए, अकबर ने जो धार्मिक मतलब सहिष्णुता की नीति को अपनाते हुए भारतीय हिंदू के लिए तीर्थ यात्रा कर लेता था, जो 1500 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। यानी अकबर के द्वारा 1563 ईस्वी में जो कर लिया जाता था, ठीक है, तो उस कर को जो है यानी 1563 में जो है क्या कर दिया था, इसको समाप्त कर दिया था। अकबर हिंदू को धार्मिक रूप से यानी प्रतिरित मतलब क्या करते थे, यानी प्रतिरित नहीं करना चाहता था। ठीक है, अकबर ने यात्रा कर समाप्त करने के लिए दो कारण इस प्रकार है। यानी पहला कारण इसका क्या है, अकबर यानी द्वारा धार्मिक मतलब सहिष्णुता की नीति पालन करने के कारण थे। दूसरा, हिंदू यानी क्षत्रियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के कारण। ठीक है, तो ये था यानी कि आपका यानी अकबर ने यात्रा का समाप्त करने का ये महत्वपूर्ण दो कारण है, पहला कारण दूसरा कारण। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे, यहाँ दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है कि अकबर की सुलह कुल की नीति क्या थी। यानी अकबर का जो सुलह कुल नीति था, आप इस चैप्टर में देखिएगा अकबर का सुलह कुल नीति, जो बहुत ही विवेक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। खास करके ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 साल ये लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए यहाँ क्या क्या कहलाता है कि सुलह कुल की नीति ए अकबर ने सुलह कुल की नीति ए अपनाई गई। इस का अर्थ होता है कि सबसे शांति रखने का सिद्धांत। अबुल फजल सुलह कुल ए के आदर्श को प्रबुद्ध शासन आधारित मानता था। सभी अधिकारियों को यानी कुल की नीति अपनाने का निर्देश दिए गए थे और इसे मतलब ए प्रशासन के में सुलह। ठीक है, तो देखिए अकबर के सुलह कुल की नीति क्या था, इसका अर्थ क्या होता है, यानी शांति होता है। सुलह कुल का मतलब क्या होता है, यानी शांति। तो ये जो है अकबर का सुलह कुल नीति था। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने नोट कॉपी में। कोई भी बच्चे एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा या बार बार एक वीडियो को आप अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। अकबरकालीन भूराजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, अकबर के कालीन भूराजस्व व्यवस्था का अगर संक्षेप करें हम तो शासक बनने के बाद अकबर जो कब यानी गद्दी पर बैठा था, 1556 में गद्दी पर बैठा था। और ये जो है इसका मुगल वंश का नींव कौन रखा था, बाबर ने रखा था। कब रखा था, यानी 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके जीता था। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा करके इसका मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी यानी किसका अंतिम शासक था, यानी किसका, हाँ आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य था। सॉरी, अभी क्या बताया आपको, हमें अकबर और क्या इब्राहिम लोदी जो था यानी दिल्ली का अंतिम शासक था। अकबर कालीन भूराजस्व व्यवस्था का संक्षेप वर्णन कीजिए। शासक बनने के उपरांत अकबर ने देखा कि सम्राट के हाथ में भूमि का थोड़ा सा ही अंश है, जिसे खालसा कहते थे। यानी क्या कहते थे, थोड़ा सा अंश ही था, उसको खालसा कहते थे। राजकोष में कम धन था, अतः अकबर ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के हेतु प्रयास किया और 1563 ईस्वी में उसने एतमाद खां के खालसा भूभागों की देखभाल करने हेतु नियुक्त किया। इसमें आगरा, दिल्ली एवं लाहौर का एक हिस्सा सम्मिलित था। 1564 ईस्वी में यानी मुजफ्फर खान को दीवान ने नियुक्त किया और टोडरमल को उसका सहायक नियुक्त किया गया था। और 1569 ईस्वी में वो क्या कहता है, शिहाबुद्दीन अहमद को दीवान ने नियुक्त किया था। और इसे नस्क या कंकृत प्राणी क्या कहता है, यानी प्राणित अपनाई गई थी, जिसमें जमीन को पैदावार को मोटे तौर पर आंक कर प्रत्येक खेत की औसत पैदावार निकाल ली जाती थी। उस पर सरकारी पर निर्धित यानी कर जो दिया था उसे दिया जाता था। और 1570 से 1571 ईस्वी में नस्क प्रणाली त्याग कर राजा टोडरमल ने भूमि की वास्तविक नाप जोखा कराई और असल पैदावार को यानी आयकर कर निर्धारित किया गया और सफल प्रणाली सिद्ध हुई। आगामी 10 वर्षों में 1500 ईस्वी तक यानी अपनाई गई। ये जो कर यानी टोडरमल द्वारा यानी दोबारा जो अच्छे से इसको यानी कर निर्धारित किया था, ये कब तक, यानी 1580 तक यानी अपनाया गया था। आप
इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये अच्छे से यानी अकबर की कालीन भूराजस्व व्यवस्था का संक्षिप्त व्यवस्था, ये कैसे यानी भूराजस्व व्यवस्था जो देखिए शासन बनने के उपरांत अकबर ने देखा कि सम्राट के हाथ में भूमि का थोड़ा सा ही अंश है, जिसे खालसा कहते थे, ठीक है। तो वो जो है इसका अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा भूराजस्व व्यवस्था को, ठीक है, अपने कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है कि अकबर के मुख्य सामाजिक सुधार के बारे में लिखिए। अकबर के मुख्य सामाजिक सुधार के बारे में लिखिएगा। अकबर द्वारा किए गए सामाजिक सुधार निम्नलिखित है। देखिए अकबर क्या क्या सामाजिक सुधार किया है। पहला, सती प्रथा पर क्या बल दिया था वो, यानी वो विवाहित को निषिद्ध अकबर ने हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा पर बल विवाहित से समाप्त करने का प्रयास किया गया। देखिए सती प्रथा उसको कहा जाता था अगर किसी का पत्नी रहते हुए पहले अगर किसी का पति अगर मर जाता था तो उसको पति के साथ ही जला दिया जाता था, इसी को सती प्रथा कहा जाए। इस पर यानी सती प्रथा पर काफ़ी यानी रोक बल दिया था, ठीक है। उसका दूसरा क्या था, तीर्थ यात्रा कर यानी समाप्त कर दिया था। आपको बताया कि तीर्थ यात्रा कर वो समाप्त कर दिया था। उसका तीसरा इसका पॉइंट था विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया। अकबर ने विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, यानी विधवा जो जिसका पति मर जाता था उसका पत्नी जो बचते थे उसको फिर यानी विवाह मतलब उसका करा दिया जाता था, इसी को विधवा विवाह कहा जाता है। उसका चौथा इसका पॉइंट क्या है, मतलब बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक। अकबर ने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दिया, यानी पहले के जो होता था यानी जबरदस्ती किसी भी धर्म के लोगों को यानी अपने धर्म में यानी कन्वर्ट कर दिया जाता था, यानी तो इस पर जो है परिवर्तन किया। उसके बाद पांचवा इसका क्या था, धार्मिक स्वतंत्र था। अकबर ने अपना आम जनता के साथ ही शाही महलों में हिंदू रानियों को भी अपने धार्मिक विश्वास एवं प्रथा के अनुसार आचरण करने में छूट दी थी, यानी सब यानी सुधार किया क्या, धार्मिक स्वतंत्रता सुधार किया था। दूसरा बलात् धर्म का परिवर्तन को रोक दिया था। तीसरा यानी तीर्थ यात्रा कर जजा के समाप्त कर दिया था। चौथा क्या सा सती प्रथा पर बल दिया था। तो ये था अकबर के यानी द्वारा किए गए सामाजिक सुधार, ठीक है। अकबर का मुख्य सामाजिक सुधार ये सारा चारों पॉइंट था जो आपको हम अभी बताएं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, अकबर के दरबार में नवरत्नों के नाम लिखिए। देखिए अकबर के दरबार में जो जितने सारे नवरत्न थे उनका नाम आपको पता होगा। अब्दुल रहीम खान खाना, पहला इसका नाम क्या था, अब्दुल रहीम खान खाना। दूसरा हकीम हुमाम, मुल्ला दो प्याजी, अबुल फजल, फैजी, तानसेन। उसका छठवां क्या है, राजा मानसेन। चौथा इसका क्या है, आठवां राजा टोरलमल, नौवां बिरबल। तो देखिए अकबर के नवरत्न के अगर नाम से पूछे तो आपको ध्यान रखना है और सभी बच्चों को अकबर का नवरत्न के नाम याद रखना चाहिए। अब्दुल रहीम, हकीम, मुल्ला दे प्याजी, बिरबल, अबुल फजल, फैजी, ठीक है, हकीम हुमाम, उसके बाद तानसेन, राजा मानसिन, ये सारा उसका क्या है यानी राजा टोरलमल, ये सारा क्या अकबर का यानी नवरत्न था, ठीक है। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अच्छे से। ऐनक बड़ी के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी ऐनक बड़ी के विषय में आपको क्या पता है कि ऐनक बड़ी है क्या। देखिए ऐनक बड़ी क्या है, अकबरनामा का तीसरा भाग ही ऐनक बड़ी है। ऐनक बड़ी अबुल फजल द्वारा लिखा गया फारसी ग्रंथ है। ये मुगल काल के अकबर कालीन मतलब क्या है, खेतीहर राजा कृषि व्यवसाय राजस्व व्यवस्था पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया था। ऐनक बड़ी के चौथे भाग हिंदुस्तान की जनजातीय ऋतु फसलें की कुदरती सौंदर्य का जिक्र, साथ ही राजनीतिक, साहित्यिक और धार्मिक जीव सूफी संत की जीवनी और न्याय प्रणाली भी प्रकाश में डाला गया है। और पांचवा और अंतिम भाग में अकबर ने शुभम वचन और लेखन की आत्मकथा दी है। तो देखिए ऐनक बड़ी के विषय में आपको पता हो गया, ऐनक बड़ी किसका, अबुल फजल द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है, जिसमें यानी अकबरनामा का तीसरा भाग ही ऐनक बड़ी है, ठीक है। और इसमें जो है ऐनक बड़ी के अनुसार भूमि को 5 भागों में बांटा गया। कितना भागों में, 5 भागों में बांटा गया। और इसमें जो है इस ऐनक बड़ी में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा विश्लेषण किया गया है, राजनीति, साहित्यिक, धार्मिक, सूफी संतों की जीवनी और न्याय प्रणाली, किसमें, मुगल काल का, ठीक है। ये सारा चीज़ इसमें मिलेंगे। उसके बाद इसमें पूरा अच्छे से इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, अबुल फजल कौन था, उस पर टिप्पणी लिखिए। देखिए अबुल फजल अकबर कालीन महान कवि थे, एक कवि था और क्या निबंधकार कवि थे, इतिहासकार भी थे, राजनीतिक थे, सेनापति था, आलोचक था। उसका जन्म 1557 ईस्वी में आगरा के प्रसिद्ध सूफी शेख मुबारक के यहाँ हुआ था। उसने 1574 ईस्वी में अकबर के दरबारों के रूप में अपना जीवन शुरू किया और उसने कोषाध्यक्ष से लेकर यानी प्रधानाध्यापक तक यानी पद पर यानी कार्य किया। यह भारतीय इतिहास में एक महान इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। उसे 2 प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम अकबरनामा और इसका नाम एक का नाम क्या है, ऐनक बड़ी। अकबरनामा का ही तीसरा भाग वही लिखा था जो ऐनक बड़ी था, ठीक है। तो ये था उसका यानी उसमें राजनीतिक सबसे ज़्यादा इस पर किस पर बल दिया था, सन 7 में तत्कालीन भारतीय राजनीति एवं सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों को समझते हुए भी सहायक की उसने पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में किया। उसका नाम अनघेरे सहेली रखा, अकबर के नवरत्नों के स्थान प्राप्त किए था। यानी सारा चीज़ यानी अबुल फजल का जितना सारा है ये सारा उसमें जो है ये दर्शाया गया है, ठीक है। उसने अकबर के दीन इलाही नामक धर्म चलाने का प्रेरणा दी थी, यानी दीन इलाही धर्म चलाने का प्रेरणा किसने, अबुल फजल ही ने दिया था, किसको, अकबर को, ठीक है। उसके बाद नवरत्न में वो भी रहा था, यानी अबुल फजल भी नवरत्न था अकबर का। इबादत खाने का वो सूफी मत के लोगों को प्रतिनिधित्व किया था, करना था। और अकबर के नवरत्न दीन इलाही को अपनाने वाला पहला व्यक्ति था, अबुल फजल पहला व्यक्ति था
यानी किसको अपनाने वाला, यानी दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला जो कौन था, यानी अबुल फजल, यानी पहला व्यक्ति था। कौन था? अबुल फजल पहला व्यक्ति था। और पहला हिंदू कौन था? यानी बीरबल था। चलिए, हाँ, बुलंदल के साथ यानी शांत काट कर मरवा डाला था। और कहते हैं कि अबुल फजल की मृत्यु के शौक में अकबर ने 3 दिनों तक दरबार नहीं किया और अकबर से भावुक होकर कहा था कि अगर सलीम राज्य चाहता तो वह मेरी हत्या करवा देती, लेकिन अबुल फजल को छोड़ देता। जब तक भारतीय इतिहास में अकबर का नाम रहेगा तब तक अबुल फजल को अवश्य याद किया जाएगा। यानी वो कह रहा था अगर सलीम राज्य को चाहता था, यानी अगर राज्य चाहता था तो वो मेरा हत्या कर देता, लेकिन उसको मारा है, ये गलत किया है। ठीक है, जब तक भारतीय इतिहास में अकबर का नाम रहेगा तब तक यानी अबुल फजल का नाम रहेगा, यानी ये कह रहा था। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में दीन इलाही को अपनाने वाला पहला व्यक्ति था ये। ठीक है, उसे सलीम ने ओरछा नरेश वीरसिंह बुंदेला के साथ मतलब सांठ गांठ करके मरवा डाला। किसने मारा था इसको? सलीम ने। और अबुल फजल इसके वजह से, अबुल फजल की वजह से 3 दिन तक दरबार नहीं किया था अकबर ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 3 दिन तक अकबर नहीं किया था, मतलब दरबार नहीं किया था। कौन? अकबर। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 8 आप, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया था? देखिए, इस्लामी कानून के तहत जजिया एक प्रतिनिधि, इस्लामिक कानून के तहत क्या है, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया था? ये इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति के कर जिसे एक इस्लामिक राष्ट्र द्वारा इसके गैर मुस्लिम पुरुषों पर नागरिक पर जो कुछ मापदंड को यानी पूरा करते थे पर लगाया गया था। अकबर का ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों के बराबर प्यार करते थे। अकबर एक ऐसा बादशाह था जो हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करते थे, वो सबको साथ लेके हमेशा चलते थे। जो इस कर वसूला जाता था वो कर जो है माफ़ कर दिया था, किसके द्वारा? यानी अकबर के द्वारा ही। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? देखिए, अकबर का कुछ जो शासक जो था कुछ सब शासक से कुछ अलग हट करके था, इसलिए इसको राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। अकबर इतिहास में महान उपलब्धि से विभूषित और समानता का मुख्य कारण है। ये सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी काम किया। देखिए, आपको बताया 4 पॉइंट उसका क्या क्या था सामाजिक क्षेत्र में। पहला क्या किया था वो? पहला सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। दूसरा, वो समाज सुधार के लिए सबसे ज़्यादा मतलब क्या किया? हाँ, यहाँ आप देखिएगा, साम्राज्य की सुविधा के समाज में प्रशांति प्रस्थान मान्य में भावना से उत्प्रेरित अकबर ने सिर्फ गैर मुसलमानों को राहत दिया, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, बल्कि कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रदान किया और धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक के रूप में उसका दीन इलाही प्रशंसीय हुआ। यानी अकबर का ये जो राष्ट्रीय उसका मतलब ये सामाजिक जो उसका कार्य था उसको लेकर के यानी अकबर को जो है सबसे ज़्यादा क्या राष्ट्र कवि मतलब राष्ट्रीय ये शासक माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, आईने दासाला पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब बात करते हैं आईने दासाला क्या है। देखिए, दासाला प्रणाली के तहत पिछले 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की औसत उपजी और उनकी औसत कीमतों के हिसाब से लगाया जाता था। औसत उपज का 1/3 भाग राज्य का हिस्सा था। यानी अगर इस आईने दासाला का मतलब होता है कि अगर कोई भी अगर 10 साल में अलग अलग फसलों की औसत उपज, उसका औसत जो उपज होगा कीमत के हिसाब से जाता था और औसत उपज का 1/3 भाग राज्य का होता था। ठीक है, किसका भाग होता है? 1/3 भाग राज्य का होता था। लेकिन राजस्व की मांग नगद की शक्ल में सामने रखी गई है। यह काम पिछले 10 सालों की औसत कीमतों की अनुसूची आधार पर उपज में राज्य के हिस्सा का नगद तब्दील करा दिया गया था। इस प्रकार राज्य के मतलब क्या, राज्य के हिस्से में पड़ने वाली 1 बीघा ज़मीन पर उपज मन में बताई गई, लेकिन औसत कीमतों के मन मतलब समझ रहे 40 केजी, 1 मन बराबर 40 केजी यानी 1 बीघा में रखा गया था। औसतन बता रहा है। ठीक है, 1 बीघा में रुपये मतलब आधार पर राज्य का हिस्सा प्रति बीघा रुपये में तय किया गया था। ठीक है, यानी 1 बीघा में 40 केजी, तो आप उस हिसाब से वो जोड़ लेगा जितना भी उसका यानी ये होगा। ठीक है, तो ये था यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चन था इस चैप्टर का। जितना सारा वीवीआई क्वेश्चन था सारा हम लोग कवर किए हैं। आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। तो जो भी बच्चे हैं आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी बच्चे अभी तक नोट नहीं किए अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्या है 2023 के एग्जाम के लिए हम लोग एक नया बैच स्टार्ट किए हैं। इस नया बैच में आपका क्या है कि आपको क्या क्या दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट वाइज नोट दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्या दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, ब्रिलियंट मॉडल पेपर दिया जाएगा, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह सारा चीज़ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आप इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको बिहार बोर्ड एसटीडी ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप कोर्स को आसान तरीका से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद एडमिशन फी यहाँ क्या है, ओनली मात्र 499 रुपया है। जो 499 रुपया पेमेंट करके आप इस बैच में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग इसके माध्यम से नहीं कर पाएंगे
तो आप हमें पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, यूपीआई किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, आगे अगर यहाँ से भी नहीं होगा तो आप अकाउंट में डायरेक्ट भेज करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद आपको बैच में ज्वाइन कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, क्योंकि इस तरह का क्लास आपको देखने को कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय भारत।